गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हिमाचल जीके का हिस्ट्री का पार्ट 6। सबसे पहले तो हम जाए यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मैं बताता हूँ कि हेवन सांग जाओ 630 से लेकर 643 ईस्वी तक जब भारत में रहा एवं 633 से लेकर 635 ईस्वी तक हो जाए हिमाचल जो जलंधर दोआब रीजन है। जलंधर दोआब जो रीजन है जनरली जो लाहौल क्षेत्र है एवं कुल्लू एवं सिरमौर के क्षेत्र में जो आपका हेवन सांग देखने को मिलता है। और ये बौद्ध धर्म का जो जानने के बारे में, बौद्ध धर्म की स्टडी करने के बारे में जो हिमाचल आपका जो भारत आता है, ये आता है आपका हेवन सांग हर्षवर्धन के समय पे, हर्षवर्धन के समय पे। ये आपको ध्यान देना है। अब दूसरा याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट डेट से कुछ 1009 ईस्वी में कांगड़ा के नगरकोट किले पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी। एंड याद रखो कौन से टेंपल को लूटता है वो, ब्रजेश्वरी टेंपल को जाओ वहां से लूटता है। इसको याद रखना, वहां पे लूटता है। अब ध्यान दीजिएगा एक और कि 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक हिमाचल पर आक्रमण करता है और वो भी नगरकोट और कांगड़ा के आसपास जाओ आक्रमण करता है, लूटपाट करता है। 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक हिमाचल के कांगड़ा नगरकोट के किले पर आक्रमण करता है। एंड याद रखिएगा 1300 पुस्तकें ये कहां से ले गया था, ज्वालामुखी टेंपल से ये 1300 जो पुस्तकें ले गया था। और इन 1300 पुस्तकों का जो उसने अनुवाद संस्कृत से हिंदी में करवाया था, फारसी में इसने अनुवाद करवाया था। एंड अनुवाद करने वाला कौन था, इजुद्दीन। इसको आपने याद रखना है। अब याद रखेगा कि 1525 ईस्वी में मलोट में बाबर देखने को मिलता है। पहाड़ी जाओ क्षेत्र में बाबर देखने को मिलता है और मलोट में अपनी छावनी बनाता है। एंड ध्यान दीजिएगा कि 1620 ईस्वी में जहांगीर कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करता है। उससे पहले कोई भी मुगल कैप्चर नहीं कर पाता कांगड़ा फोर्ट को, यानी कि नगरकोट के जो फोर्ट है उसको कौन कैप्चर करता है, जहांगीर 1620 में। और याद रखो 1622 में जहांगीर कांगड़ा आता है अपनी वाइफ किसके साथ, नूर जहां के साथ। एंड ध्यान दीजिएगा कि धमेरी का नाम वो कन्वर्ट कर देता है नूरपुर में। किसमें, नूरपुर में। ये आपको ध्यान देना है। अब याद रखिएगा 1686 की बात करते हैं तो 1686 में भंगानी साहिब का युद्ध होता है। भंगानी जो साहिब आपका पोंटा साहिब में है। और याद रखो कि गुरु गोविंद सिंह जो यहाँ पे बिलासपुर के राजा, कहलूर के राजा को हराते हैं। ठीक है। और याद रखो यहाँ पे कहलूर के राजा के साथ कौन रहता है, बिलासपुर के राजा के साथ कौन रहता है, गढ़वाल के राजा साथ देते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे और वो भंगानी साहिब युद्ध को 1686 में जीतते हैं। याद रखिएगा 1699 में गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से क्वेश्चन बनते हैं, एक मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं। ये हमने जो पिछले वीडियोस में लेक्चर में किया है और भी बहुत सारी चीजें की है, जैसे जातियों से रिलेटेड, तो आपको जो ध्यान देनी है ये चीजें। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए गोरखों का आक्रमण हो गया था। आपको पता है कि 1806 में महल मौर्या के युद्ध में आपका गोरखों ने संसार चंद को हराया था। याद रखिएगा कि गोरखों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का विस्तार करना था। गोरखे कहां से आए थे, नेपाल से आए थे। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्षेत्र का विस्तार करना था। और देखिए जीती हुई भूमि गोरखा सैनिकों को इनाम के तौर पर मिलती थी। जो जीत लेते थे वो भूमि, तो उनको इनाम के तौर पर वो भूमि मिल जाती थी। अब देखिए गोरखा आक्रमण के दौरान काफी सारे किले भी बनाए गए थे। इसको आपने याद रखना है। तो देखिए 1806 में महल मौर्या का युद्ध होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेपाल नरेश रण बहादुर शाह ने हरकदेव जोशी के बुलावे पर कुमाऊं में अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सेना भेज अल्मोड़ा पर कब्जा किया। सिंपल ध्यान दो कि अमर सिंह थापा आपका एक गोरखा लीडर था और कुमाऊं में काफी लूटपाट करता है। आपका उत्तराखंड का जो रीजन है
और जो है वो अल्मोड़ा पर जो है कब्जा ये करते हैं। इसको भी ध्यान देना है। अब देखिए 1804 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने गढ़वाल पर जो कब्जा कर लिया था। और साथ साथ देखो कहलूर के राजा महान चंद ने अमर सिंह थापा को संसार चंद और हिंदूर के राजा के विरुद्ध अपनी मदद के लिए बुलाया था। तो देखो मैंने आपको बताया है कि 1806 में महल मौर्य का युद्ध होता है, अमर सिंह थापा जो संसार चंद को हराता है। तो यहाँ पे देखो अमर सिंह थापा को इनवाइट कौन कर रहा है, कहलूर के राजा और हिंदूर के राजा अमर सिंह थापा को इनवाइट कर रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, ताकि हमको जो संसार चंद से बचाया जा सके। अब देखिए सिरमौर के जो राजा थे कर्म प्रकाश ने हिंदू एवं अपने भाई कंवर रतन सिंह के विरुद्ध अमर सिंह थापा को मदद के लिए बुलाया था। अब देखो जो सिरमौर के राजा थे कर्म प्रकाश जिन्होंने नाहन की स्थापना की थी, याद रखो, हिंदू एवं अपने भाई कंवर रतन सिंह के विरुद्ध अमर सिंह थापा को जो मदद के लिए किसने बुलाया, कर्म प्रकाश ने बुलाया था। अब देखिए अमर सिंह थापा ने किसकी हत्या करी, रतन सिंह की जो हत्या कर दी थी। अब देखिए अमर सिंह थापा के पुत्र रणजोर सिंह ने कर्म प्रकाश को हराकर सिरमौर रियासत पर कब्जा कर लिया था। तो देखिए रणजोर सिंह ये वही है जिन्होंने तारीख रियासत सिरमौर लिखी है, तारीख रियासत सिरमौर जो किताब लिखी है। तो ध्यान दीजिएगा कि सिरमौर के राजा को हराकर कर्म प्रकाश को हराकर जब सिरमौर रियासत पर किसने कब्जा किया, रणजोर सिंह ने कब्जा किया। अब देखिए यहाँ पे कर्म प्रकाश ने अंबाला के भूरिया में शरण ली। तो कर्म प्रकाश ने जब कहां पे शरण ली, अंबाला में, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए सिरमौर रियासत पर कब्जे के बाद गोरखों ने अजीमगढ़ में हिंदूर की सेना को हराया। सिंपल ध्यान दो कि अजीमगढ़ में हिंदूर की जो सेना थी उसको किसने हराया था, गोरखों ने हराया था। और यहां देखिएगा अगला पॉइंट है, राजा रामशरण सिंह दक्षिण में कालसी की ओर भाग गया। जो रामशरण सिंह था आपका दक्षिण में कालसी की ओर, जो कालसी का आपका उत्तराखंड में है, वहां की ओर जब भाग गया। अमर सिंह थापा ने 1810 ईस्वी में हिंदूर, पुंडर, जुब्बल, धामी को अपने अधीन कर लिया था। तो हिंदूर आपका, जुब्बल, धामी आपका 1810 में अमर सिंह थापा के जो अधीन में आ गया था। अब देखिए गोरखों ने 1806 ईस्वी में महल मौर्य में संसार चंद को हराया और कांगड़ा किले में छिपने पर मजबूर कर दिया था। तो देखो 1806 में महल मौर्य का मैंने आपको युद्ध बताया, ठीक है। तो यहाँ पे गोरखों ने अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हराया था। यहाँ देखिएगा अमर सिंह थापा ने मंडी राजा ईश्वरी सेन को संसार चंद की कैद से 12 वर्ष बाद नादौन जेल से मुक्त करवाया। देखो यहाँ पे कि संसार चंद ने राजा ईश्वरी सेन को जो बंदी बना रखा था, राजा ईश्वरी सेन को जो बंदी बना रखा था, और 12 वर्ष बाद जो उसको जो अमर सिंह थापा ने जो छुड़ाया था, क्योंकि 12 वर्ष जो आपके उसको हो गए थे ईश्वरी सेन को कैद हुए हुए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अमर सिंह थापा ने बागड़ में के अर्की में अपना मुख्यालय स्थापित किया। तो बागड़ के अर्की में जो अमर सिंह का मुख्यालय यहाँ पे स्थापित था। और देखिए राजा जगत सिंह वनवास चला गया था, उसके बाद अर्की का जो राजा था वो राजा जगत सिंह था उस समय, और वो वनवास जो चला गया था। देखिए थोड़े प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि आपको जो यहाँ पे डिटेल में लेक्चर मिल रहा है, आपको यहाँ से पॉइंट्स उठाने हैं और यही डेट्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए मई 1811 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने बुशर को हराकर त्योग, बलसन, कोटगढ़, जुब्बल और रामपुर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। 1810 में वो हिंदूर, जुब्बल और धामी पे कब्जा करता है और 1811 में बुशर को हराकर जाओ योग पर, बलसन, कोटगढ़, जुब्बल, रामपुर पर अधिकार किया। अब देखिए बुशर के राजा उग्र सिंह की अचानक मृत्यु हो गई। बुशर का नाबालिग राजा मोहिंदर सिंह अपनी माता के साथ अपनी पुरानी राजधानी कामरू में रहने लगा। अब देखिए अमर सिंह थापा ने रामपुर के आसपास के राज्यों और ठकुराइयों को 1812 ईस्वी में अपने अधीन कर लिया था। देखो 1812 ईस्वी में जो रामपुर के आसपास की जितनी भी ठकुराइयां थी और जो आपके राज्य थे उनको 1812 में अधीन किसने किया था, अमर सिंह थापा ने। 1810 में और 1811 आपकी एक इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये याद रखना है। अब देखिए अमर सिंह थापा ने 12,000 रुपए वार्षिक कर के बदले बुशर के नाबालिग राजा को सराहन के आगे का प्रदेश सौंप दिया और स्वयं अर्की लौट आया, याद रखो, ठीक है। तो देखो बागड़ के अर्की में अमर सिंह थापा ने जो अपना हेडक्वार्टर बनाया था, याद रखेंगे।
अंग्रेजों और नेपाल के बीच सीमा अस्पष्ट और अनिश्चित भी थी, जिससे दोनों शक्तियों में संघर्ष होना अनिवार्य था। क्यों? देखो यहाँ पे काला पानी आपको डिस्प्यूट पता है पहले ही, ठीक है। तो आपका उत्तराखंड लिपुलेख वगैरह जाए, धारचूला लिपुलेख वगैरह जाए, आपका ये उत्तराखंड में है। तो काला पानी सॉरी, ये आप देखिएगा एक बार, कंसेप्ट क्लियर करेगा एक बार। तो ये जो लिपुलेख धारचूला जो एरिया है वो आपका उत्तराखंड में, और ये नेपाल बोलता है कि हमारा एरिया है, ठीक है। इसको एक बार चेक कीजिएगा, काला पानी की था कुछ और था, ठीक है। अब देखिए काला पानी की सजा होती है वैसे तो। अब यहाँ पे गोरखों ने हिंडूर और महाराजा पटियाला के 6 गांवों पर कब्जा कर लिया, जिसका ऑक्टोलोनी ने विरोध किया। देखो महाराजा पटियाला के जो 6 गांवों पर जो किसने कब्जा किया? गोरखों ने किया था, ठीक है। अब देखो गोरखों ने तिब्बत जाने वाले सभी प्रमुख दर्रों और रास्तों पर अधिकार कर लिया, जिसमें ब्रिटिश तिब्बती व्यापार प्रभावित होने लगा। यहाँ पे देखो सीमाएं अस्पष्ट थी, ठीक है, अनिश्चित थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों शक्तियां जो संघर्ष करी थी, दोनों के बीच में अनिवार्य जो ये संघर्ष होना था, ये तो पता ही है। अंग्रेजों और नेपाल के बीच में जो संघर्ष होना ही था। अब देखो यहाँ पे गोरखों ने तिब्बत जाने वाले जो प्रमुख दर्रे थे या रास्ते थे, उन पर जो अपना अधिकार जो जमा लिया, ठीक है। अब अंग्रेज भी भड़केंगे इससे। तो अब देखिए लद्दाख जाने वाले मार्ग पर भी गोरखों ने कब्जा कर लिया, जिससे गोरखा ब्रिटिश युद्ध जरूरी हो गया, ठीक है। अब देखो गोरखों के शिमला पहाड़ी रियासतों पर कब्जे से अंग्रेज चिंतित थे, क्योंकि शिमला में जाके अंग्रेज रहने लग रहे थे, क्योंकि 1822 के आसपास कैनेडी हाउस बनता है, कैनेडी आता है, मेजर कैनेडी आता है, याद रखो। अब देखो गोरखों ने अंग्रेजी संरक्षण वाले बटवाल और शियोरोज पर अधिकार कर लिया, जिससे लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 ईस्वी में गोरखों से निपटने की रणनीति पर कार्य शुरू किया। सिंपल ध्यान दो, इसमें आपको यहाँ पे याद रखना है, हर एक चीज आपको याद रखनी है। ब्रिटिश आपको क्वेश्चन इस तरह सकता है कि अंग्रेज नेपाल के बीच सीमा अस्पष्ट होने से, ठीक है, और अनिश्चित होने से जो क्या क्या जाओ नुकसान हुआ, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। आप देखिए 1 नवंबर 1814 ईस्वी को अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें पहाड़ी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों की 4 टुकड़ियों में बनी गिलेस्पी, मार्टिनडेल, विलियम फ्रेजर और ऑक्टोलोनी, इन टुकड़ियों के जो नेतृत्व किया। 1815 में आपको याद रखनी है सिंगोली की संधि जो आपको यहाँ पे बताई गई है, लेकिन जो असली सिंगोली की संधि है वो 1816 में हुई थी, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, ठीक है। अब देखिए मेजर जनरल रोला गिलेस्पी ने 1644 सैनिकों के साथ देहरादून और कैरदून की ओर जो एक तरह से जाने की कोशिश करी, वहां के जाओ वहां उधर जाओ मोर्चा संभाला। अब देखिए देहरादून के सेनापति बलभद्र थापा ने देहरादून छोड़ कलिंगा में मोर्चाबंदी की। अंग्रेजों ने कलिंगा का किला जीत लिया। इस अभियान में गिलेस्पी पूरी तरह घायल हो गया था, ठीक है। तो गिलेस्पी जो बुरी तरह से घायल यहाँ पे हो गया था। अब देखिए यहाँ पे रणजोर सिंह ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए नाहन छोड़कर जातक किले में मोर्चाबंदी की। तो यहाँ पे याद रखो जातक जो आपका किला है, जातक दुर्ग जो आपका वो रणजोर सिंह द्वारा जैसे बोला जाता है कि उसके द्वारा बनाया गया है, वहीं वो आपका रहा था, ठीक है। नाहन में है, आपका सिरमौर जिला में है। और याद रखो ये आपका धाटीधार क्षेत्र में है, धाटीधार क्षेत्र में है नाहन के, इसको भी आपने याद रखना है। पंजाहल के पास आपको ये देखने को मिलता है, और इसी एरिया में मेरा जो गांव भी आता है, ठीक है। तो जातक दुर्ग आपको याद रखना है, ये रणजोर सिंह जो वहां पे शरण ली थी, ठीक है, मोर्चाबंदी संभाला था। अंग्रेजी सेनाएं 19 दिसंबर 1914 ईस्वी को नाहन पहुंची और 25 दिसंबर तक को जातक किले में रणजोर सिंह को घेर लिया। रणजोर सिंह मार्टिनडेल को यहां बुरी तरह पराजित किया, ठीक है। रणजोर सिंह ने मार्टिनडेल को यहाँ पे बुरी तरह से जब पराजित यहाँ पे किया था। अब देखिए जेम्स बैली फ्रेजर ने 500 सैनिकों के साथ जुब्बल पर आक्रमण किया। तो देखो जेम्स बैली फ्रेजर ने 500 सैनिकों के साथ जुब्बल पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए अंग्रेजों ने 2 मार्च 1815 को चौपाल के निकट सराहन पहुंचे, जहां जुब्बल रियासत के डांगे वजीर और प्रीमू उनसे आकर मिले। थोड़े थोड़े कंसेप्ट है यहाँ पे, इसको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, सिंपल ध्यान दो इसको। अब देखिए चौपाल किले के 100 गोरखा सैनिकों ने समर्पण कर ब्रिटिश सेना का साथ देना शुरू कर दिया था। तो देखो चौपाल जो किले में जो आपके ब्रिटिश
गोरखा सैनिक थे, गोरखा सैनिक थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ देना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए रावणगढ़ किले पर जाओ, रणछोड़ थापा का जाओ रणछोड़ सिंह थापा का जाओ कब्जा हो गया। अब देखो डांगी वजीर और बुशर के वजीर बद्रीदास और टिकमदास ने रावणगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। संधि वार्ता के बाद गोरखों ने किला खाली कर दिया और फ्रेजर की सेना में ने वहां मोर्चा संभाल लिया। रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में गोरखा सेना का नेतृत्व कीर्ति राणा कर रहा था। बुशर की सेना का नेतृत्व बद्रीदास और टिकमदास कर रहे थे। कुल्लू की सेनाएं भी 1815 ईस्वी में उनसे आ मिली। कीर्ति राणा हाटू किले में फिर गया। देखिए इतना जानने की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जितना बता रहा हूँ, जितनी डेट्स मैंने आपको बताई है उतना आपको याद रखना है। आप देखो यहाँ पे कि महाराजा जो आपके अंबाला के जो महाराजा थे उनका जो पटियाला के जो महाराजा थे उनका जो साम्राज्य कैप्चर किया हुआ था, ठीक है, गोरखों ने। मेजर जनरल डेविड ऑक्टोलोनी ने रोपड़ के रास्ते 5 नवंबर 1814 को नालागढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तारागढ़ किले पर कब्जा किया उन्होंने। अमर सिंह थापा ने रामगढ़ किले के आसपास अंग्रेजों से मोर्चा लेने की ठानी। हिंदू नालागढ़ के राजा रामशरण सिंह और कहलूर के राजा ने अंग्रेजों का साथ देने का निर्णय कर लिया। अब देखो 16 जनवरी 1815 को रामगढ़ किले पर आक्रमण किया गया, जिससे अमर सिंह थापा को मलौन किले में जाना पड़ा, ठीक है। अब देखो अंग्रेजों ने रामगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। मलौन किले में बहादुर शक्ति थापा की मृत्यु और गोरखों की कुमाऊं पराजय ने अमर सिंह को संधि पर विशेष विवश कर दिया था और अपने पुत्र को सम्मानजनक पूर्वक समर्पण अपनी व्यक्तिगत संपत्ति सहित नेपाल जाना अमर सिंह थापा ने स्वीकार कर लिया। देखो यहाँ पे काफी सारे उनके बड़े बड़े लीडर्स मर गए थे, तो ऐसे में उन्होंने जो संधि जो करना जो अच्छा समझा। अब देखिए यहाँ पे काली नदी से सतलुज, काला पानी बोल रहा था ना मैं, काली नदी से सतलुज तक का सारा गोरखा प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। ये देखो यहाँ पे काली नदी से लेकर जाओ सतलुज तक का जो सारा गोरखा जो प्रदेश था वो आपका कहाँ आ गया, अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। और अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हुई। अंग्रेजों और नेपाल के बीच की सीमाएं निश्चित हो गई, ठीक है। अंग्रेजों और नेपाल के बीच में जो सीमाएं थी वो निश्चित हो गई, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी जो लिपुलेख धारचूला वगैरह जो डिस्प्यूट था वो चला हुआ था, तो ये देखो पहले अनिश्चित था, अब वो निश्चित हो चुका था क्योंकि संधि हुई, तो यहाँ पे जाओ कुछ ना कुछ जाओ सीमाएं जो निश्चित यहाँ पे हो चुकी थी। अब देखो गोरखा प्रभुत्व का शिमला पहाड़ी रियासतों से अंत तथा अंग्रेजी राज साम्राज्य का सुविस्तार शुरू हो गया। काली नदी से सतलुज तक का सारा गोरखा प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हुई। अंग्रेजों और नेपाल के बीच सीमाएं सुनिश्चित हो गई। गोरखा प्रभुत्व का शिमला पहाड़ी रियासतों से अंत और अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे देखिएगा कि 28 नवंबर 1815 में सिंगोली की संधि जो होती है, ठीक है। गोरखा ब्रिटिश युद्ध की समाप्ति हुई तथा गोरखों ने वापस नेपाल जाना स्वीकार कर लिया। यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। 1815 में बोला गया है कि सिंगोली की संधि द्वारा गोरखा ब्रिटिश युद्ध की समाप्ति हुई। अब यहाँ पे देखिएगा इस संधि द्वारा दोनों राज्यों की सीमाएं निश्चित हो गई। नेपाल के सिक्किम राज्य के समस्त अधिकार वापस ले लिए गए, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजों को काली नदी से सतलुज के बीच के गढ़वाल, कुमाऊं, शिमला पहाड़ी रियासत तराई के अधिकांश भाग प्राप्त हुए और नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखा गया। देखिए 1615 में जाकर संगोली की संधि द्वारा ब्रिटिश युद्ध की गोरखा ब्रिटिश युद्ध की समाप्ति हुई थी। लेकिन यहाँ देखो गोरखों ने 1816 ईस्वी में संगोली की संधि की शर्तें उसको स्वीकार कर लिया। देखो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स 1816 में संगोली की संधि हुई, ठीक है। याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और देखो सिंगोली जी आपका ये बिहार में है, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं संजौली वगैरह भाई कोई बोलते हैं, आपका जो शिमला संजौली है उसको ही बोलते हैं सिंगोली, उसका पुराना नाम बताते हैं कि सिंगोली था, ठीक है। अब देखिए पूरे देश में मौजूदा समय में 62 छावनी एरिया है जो कि केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा गोरखा छावनी बंद हो गई, गोरखा के बारे में बात बंद हो गई। कितनी छावनी आता है यहाँ पे पूरे प्रदेश में, करीब पूरे देश में 62 छावनियां, कितनी है 62 छावनियां, जो किसके तहत आती है, वो आपका रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। किसके तहत, रक्षा मंत्रालय के तहत। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में 7 छावनी एरिया हैं जिन्हें ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। कितनी है हमारे यहाँ 7 छावनी एरिया। सुबाथू आपने सुना होगा, स्पाटू, ये जिला सोलन में स्थित है।
1814-15 में गोरखाओं की सैनिक छावनी थी ये। मलौन के किले में गोरखा हार के बाद ब्रिटिशरों ने मई 1815 में सबाथू में छावनी की स्थापना करी। यह पराजित गोरखा सैनिकों से मिलकर बनाई गई नसीरी रेजिमेंट थी। तो नसीरी बटालियन आपकी जो सुबाथू में देखने को आपको मिलती है। अब देखिए, हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण 1850 ईस्वी से पूर्व इस छावनी का बहुत महत्व था। लेफ्टिनेंट रॉस को इस क्षेत्र में राजनीतिक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। कैनेडी शिमला जाने से पूर्व सुबाथू में रहे। ठीक है, विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में यात्रा के लिए सुबाथू आए। तो क्वेश्चन ये आता है आपको कि सुबाथू जो सैनिक छावनी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में, वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में। किसमें? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी बटालियन थी वहां पे? नसीरी बटालियन थी वहां पे। कौन सी थी? नसीरी बटालियन थी। याद रखो, विलियम बेंटिक जाओ शिमला आने से पहले जाओ कहां ठहरे? सुबाथू वो ठहरे थे। ठीक है, सुबाथू वो आए थे, याद रखना है। और जो आपके कैनेडी थे वो शिमला जाने से पहले भी जाओ आपके सुबाथू में ही जाओ रहे थे। इसको भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, सोलन जिला के में स्थित कसौली ब्रिटिशरों द्वारा जो हिमाचल में स्थापित दूसरी छावनी थी। 1842 ईस्वी में स्थापित किया गया था इसको। और पूर्व में यहाँ पर गोरखों का किला था जिसके प्रयोग गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान हुआ था। तो देखो, आपकी चायल में कसौली में स्थित जो आपकी दूसरी ब्रिटिश आपकी जो छावनी थी। ठीक है। अब देखिए, कसौली का नाम जब कसौल गांव के ऊपर पड़ा। कसौली के सैनिक 1857 में खजाना लूटकर जतोग की नसीरी बटालियन से जा मिले थे। ठीक है, याद रखना है। गोला बारूद वगैरह भी लूटा था उन्होंने थोड़ा सा। अब देखिए, जतोग छावनी शिमला जिले में स्थित है। 1843 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा हिमाचल प्रदेश में यह स्थापित तीसरी छावनी है। 1843 में जो बनाई गई थी। अब देखिए, ब्रिटिश सैनिकों ने 1814-15 के गोरखा युद्ध में इस पर कब्जा कर गोरखा रेजिमेंट का निर्माण किया और बाद में 1843 ईस्वी में इसे छावनी बनाया गया था। तो जतोग आपका याद रखो, जतोग शिमला में है। सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में 1857 ईस्वी में जतोग की नसारी बटालियन ने विद्रोह किया था। इसको भी याद रखना है। अब देखिए, सोलन जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 NH5 पर स्थित दगशाई 6078 फीट ऊंचा गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान गोरखा किला था। तो दगशाई छावनी कहां पे आपकी? सोलन जिला में है, दगशाई में। दगशाई छावनी की स्थापना 1847 ईस्वी में हुई। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह से जो 5 गांवों को हासिल करके की गई थी इसकी स्थापना। यहाँ देखो, यहाँ मुगल काल में कैदियों को रखा जाता था। इसका नामकरण दाग ए शाही रॉयल स्टैंप से हुआ है। यहाँ पर 1849 में एक केंद्रीय जेल भी स्थापित किया गया है। कामागाटा मारू के 4 स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ फांसी पर चढ़ाया गया था। वर्ष 1920 ईस्वी में आर्य सैनिकों ने यहाँ विद्रोह किया था। तो सिंपल ध्यान दो, सोलन जिला में तीसरी एक छावनी देखने को मिली दगशाई में। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ देखो, चंबा जिले में स्थित बकलोह अभी फेमस हुई है। ये काफी फेमस है। पहले तो अमेरिका के साथ इंडिया की जो यहाँ पे एक्सरसाइज हुई थी वज्र प्रहार। ठीक है, तो याद रखो, बकलोह आपका चंबा में है। 1866 ईस्वी में जो छावनी बनाया गया था, यह श्रेणी 4 की छावनी है। गोरखा सैनिकों की छावनी बनी है। ठीक है, याद रखना है। डलहौजी की स्थापना जब लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1854 ईस्वी में। यहाँ पर छावनी की जो स्थापना है 1867 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखना है। डलहौजी में भी छावनी है जब उसकी जो स्थापना हुई थी 1867 में। ठीक है, चंबा रियासत के राजा श्री सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में ब्रिटिशरों की सहायता के लिए अपने सैनिक डलहौजी भेजे थे। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, योल में 1849 ईस्वी में ब्रिटिश सेना को स्थापित किया गया, परंतु इसे छावनी का दर्जा 1942 ईस्वी को जो प्राप्त हुआ। तो योल में भी आपकी जो सैनिक छावनी है 1942 में इसको जो छावनी का दर्जा प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित अधिकतर छावनियां गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान गोरखों द्वारा इस्तेमाल किए गए किलों में हुई है। तो जितनी भी छावनियां हैं हमारी, वो गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान जाओ गोरखों को जो द्वारा जो इस्तेमाल जो किले थे उनके द्वारा जो हुई है। ठीक है, उनके थ्रू जो हुई है। अब देखो, अधिकतर सैनिक छावनियों का निर्माण गोरखा सैनिकों से हुआ है जो 1814 से 15 के गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद नेपाल नहीं गए। सिंपल इतना याद रखना है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। थोड़ी सी डेट्स आपको इंपॉर्टेंट थी, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में आपको इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ। प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज। सो आज की वीडियो बस इतना ही है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ डाल दूंगा, कोशिश करूंगा आपको मैं हर एक चीज का पीडीएफ दे दूं, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी चलो मिलते हैं आपको कल। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।